इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट सेल। सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए? ताकि करंट फ्लो कर सके। तो इसका मतलब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है क्योंकि हमने उस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए सेल। ठीक है, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तभी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब जो डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस मींस डिफरेंट एप्लीकेशंस। अप्लायंस मतलब जिसका कोई एप्लीकेशन होता है, जैसे बल्ब का अलग एप्लीकेशन है, आप एक फैन ले लोगे उसका एप्लीकेशन डिफरेंट है, आप एक इलेक्ट्रिक आयरन ले लोगे, दीस आर ऑल कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, दे हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस, बट दे ऑल विल वर्क व्हेन करंट फ्लोस थ्रू देम। जैसे एक बल्ब का फिलामेंट है, जब उस फिलामेंट में करंट फ्लो करेगी द फिलामेंट विल स्टार्ट ग्लोइंग। ऐसा ही एक हीटिंग एलिमेंट उसके अंदर है, प्रेस के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, तो वो हीटिंग एलिमेंट क्या करेगा, जब उसमें करंट फ्लो करेगी इट विल प्रोड्यूस हीट। ठीक है, पंखे में क्या हो रहा है, जब करंट फ्लो कर रही है, मोटर घूम रही है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से पंखा घूमना शुरू हो गया। सो डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस, राइट। बट द मेन थिंग, जो कॉमन चीज है वो क्या है कि सभी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और उसके कारण करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो करेगी तो दैट विल बी प्रोवाइडिंग द यूजफुल थिंग, जो भी उसको लाइट प्रोवाइड करनी है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है। तो सेल बेसिक डिवाइस है। सिंस अभी हम ना डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑल्दो मैंने आपको जो अभी एग्जांपल्स कोट करी ना, बल्ब हो गया, ये हो गया, ये सब एसी अप्लायंसेस हैं। ठीक है, डीसी अप्लायंसेस कौन से हो गए, जो सेल या बैटरी से चलते हैं, ये सेल बैटरी से नहीं चलते हैं। जो अप्लायंस एसी के कारण चलेगा वो डीसी के कारण नहीं चल सकता। ठीक है, तो सिंस वी आर स्टडीइंग अबाउट डीसी सर्किट्स, इसलिए यहां हम जो सेल की बात कर रहे हैं, इट इज ए सोर्स ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट का सोर्स है। तो सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब हम सेल के बारे में नहीं पढ़ रहे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल के बारे में जब नहीं पढ़ रहे हैं, जब डीसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं, हम ये सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर बैठो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। बट जब हम पर्टिकुलरली सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर इसके अलावा ये भी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर करते हैं। बट स्पेसिफिकली जब सेल के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम इसको इग्नोर करेंगे नहीं, बिकॉज दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के दो पैरामीटर्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी सेल की। एक होता है ईएमएफ ऑफ सेल और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस लेटर ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, आप देखो लेटर्स बड़े थोड़े से हैं हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ ई वही है क्या, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इट वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज, जबकि यहाँ पर इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एंड यू कैन सी वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैन नॉट बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला डिफरेंस, जो ईएमएफ है ये स्केलर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर है। इसलिए अभी जब आप सेल के बारे में पढ़ोगे और कहीं लेटर ई यूज कर रहे हो, so that is actually EMF. What is this EMF? EMF is the maximum potential difference. Maximum potential difference. और technically this EMF is of no use. क्योंकि जब ये EMF होती है ना, तब सेल ओपन होता है, तब सेल करंट सप्लाई नहीं करता, तब सेल ऐसे ही पड़ा हुआ है। बट यही EMF जो है ये कॉज बनता है करंट का जब सर्किट को क्लोज करें। तो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज ओपन, एज लॉन्ग एज वी हैव केप्ट द सेल ऐसे पड़ा हुआ, कहीं कोई भी ड्राई सेल हो गया, पेंसिल सेल, डेनियल सेल, कोई भी ऐसे पड़ा है, तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि इसको किसी सर्किट में लगाया नहीं, तो तभी EMF है। अदरवाइज जब सर्किट में लगा दोगे तो वो EMF नहीं रहेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक पेंसिल सेल, हम बोलते हैं कि ये पेंसिल सेल है हमारा और ये 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट।
तो वो जो 1.5 वोल्ट है वो उसकी ईएमएफ है। जब वो सर्किट में यूज होगा तो वो 1.4 हो जाएगा या 1.3 या 1.2 और धीरे धीरे वो 1.0 और फिर फाइनली 0 भी हो जाएगा। तो हमेशा के लिए कोई सेल करंट सप्लाई नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसको हम निग्लेक्ट तो करते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, बट ये कभी भी ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल हम सेल पढ़ते टाइम भी इसको अवॉइड करें। ये अनअवॉइडेबल है, ये हमेशा ही होगा। हम निग्लेक्ट तो करते हैं बट होगा ये हमेशा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जब सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बोला? ये सेल के अंदर है, ये बाहर से नहीं लगाया हुआ किसी ने भी। जिस मटेरियल से सेल बना हुआ है, अब एक्चुअली हम बोलने में सेल बोल रहे हैं, बायोलॉजी में भी आप सेल के बारे में पढ़ते हैं, ये वो वाला सेल नहीं है। यहाँ सेल जो है ना, शॉर्ट में बोला जाता है सेल, एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा, समटाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कंटेनर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो सब केमिस्ट्री तो यहाँ नहीं, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, वी कॉल देम एज कैथोड एंड एनोड। और एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट शॉर्ट में सेल। व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, ये एक्चुअली कहां से आया? इन इलेक्ट्रोड्स का रेजिस्टेंस या इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस बिकम्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? समटाइम्स वी हैव सिल्वर नाइट्रेट, समटाइम्स वी हैव कॉपर सल्फेट। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया उस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है। नेचर और कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ कि अगर नया सेल है, फ्रेश सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए शुरू शुरू में मतलब व्हेन इट इज यूज्ड इनिशियली, द सेल सप्लाइज मोर करंट। और धीरे धीरे क्या होता है, सेल के कारण, जैसे अगर हमने बल्ब लगाया है, धीरे धीरे अगर ऑन ही रखें हमेशा, तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा ही ऑन रहे। धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी एंड देयर विल बी अ टाइम जब वो बिल्कुल ही खत्म, डिम भी नहीं, ऑफ हो गया। तो वो इसलिए क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। सेल में जो करंट फ्लो करती है इनसाइड द सेल, वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है एज कंपेयर टू किसी डिवाइस में। डिवाइस में मतलब देखो, जैसे जैसे ये हमारे पास एक सेल है और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो होगा ही। समटाइम्स आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना ऐसे भी दिख सकता है, बस ऐसे सिंबल बनाया सेल का, इतना सही सिंबल, ऑल्दो इट इज रेयरली यूज्ड, बट ऐसा सिंबल देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना ये क्या है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो दिखाया अंदर है, बट एक्चुअली पूरा कनेक्शन है ये, दिस इज ऑल कनेक्टेड, राइट। तो ये ऐसे भी लगाओ आप, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे, करंट फ्लो करेगी, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इनसाइड द सेल करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्योंकि करंट हमेशा बेटा क्लोज पाथ में फ्लो करती है, दिस इज द पाथ ऑफ द करंट। तो ये सेल से बाहर इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड सेल के अंदर इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो विद इन द सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब जो हम कॉमनली लेते हैं, कॉमनली करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, बट इन केस ऑफ सेल द इंटरनल लाइक अंदर सेल के जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बेटा सेल में हम 2 तरह से सर्किट्स को एनालाइज करते हैं। एक बाहर से रेजिस्टेंस लगाया, एंड सपोज मैं यहाँ एक की लगा दूं और की को ऑफ रखूं, इस की को अगर मैं ऑफ रखूंगा तो इस सर्किट को हम बोलते हैं बेटा ओपन सर्किट, वी कॉल इट एज ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है।
Open circuit means I equals to 0 and this is the closed circuit. वही सर्किट है, बस की को हम ऑन कर देंगे यहां से. Now this becomes a closed circuit और इसमें करंट फ्लो करने शुरू हो जाएगी. यहां ईएमएफ है, यहां ईएमएफ है, बट जब आप इसको यूज करोगे ना सर्किट में, वही हमें देखना क्या है कि हमारे इस डिवाइस को क्या मिल रहा है. हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें आउटपुट क्या मिला. आउटपुट क्या मिला मतलब बल्ब कितना ब्राइटली ग्लो कर रहा है. तो बल्ब कितना ब्राइटली ग्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. अगर तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सुपर कंडक्टर नहीं हो सकता है. अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये सारी की सारी ईएमएफ इसको मिल जाती, तो बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर है. बट एक्चुअली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा. आपने देखा होगा कोई ऐसा सेल होता है जो 10 रुपए का भी मिलता है और कोई ऐसा है जो 50 का भी मिलता है, होते दोनों 1.5 वोल्ट के हैं. तो उसका रीजन ये कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है वो बेटर कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, रेजिस्टेंस कम है, कॉस्ट ज्यादा हो गई. ठीक है, जब बेटर मटेरियल यूज करोगे तो इट विल लास्ट लॉन्गर, मतलब इट विल सप्लाई करंट फॉर ए लॉन्गर टाइम. हैं दोनों 1.5 वोल्ट के, बट हम प्रेफर किसको करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, क्योंकि सर्किट में होगा क्या, देखो जब ये वैल्यू कम होगी ना तो ऑब्वियसली सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो करेगी. ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, डोंट कंसीडर कि ये पैरेलल में है बिकॉज दे आर इन वन पाथ ओनली. तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना बेटर होगा, और जितना धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सेल का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है फिर. एंड एक ऐसी स्टेज आती है जब ये रेजिस्टेंस इतना हो जाता है इट्स एज गुड एज एन इंसुलेटर. तो ये पाथ पूरा ऐसे जैसे कि लकड़ी से भर दिया, यहाँ से पानी से नहीं या इलेक्ट्रोलाइट से नहीं, लकड़ी से भर दिया मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल से भर दिया, करंट का फ्लो बंद हो गया. सेल ऑन है, ये सॉरी की ऑन है, फिर भी करंट नहीं फ्लो कर रही क्योंकि यहां से यहां कंडक्शन नहीं हो रही अब, बिकॉज ये वाला जो बीच का मटेरियल है ये अब एक इंसुलेटिंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसकी वजह से सर्किट ऑफ हो जाता है. ठीक, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल की एफिशिएंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जितना कम होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा सेल. अब जब भी आप सेल से रिलेटेड कोई एनालिसिस करोगे बेटा, देयर इज ओनली वन इक्वेशन. आप उस इक्वेशन को कैसे भी मैनिपुलेट करें एज पर योर रिक्वायरमेंट. मैं क्लोज सर्किट बना रहा हूं अब, क्योंकि सेल क्लोज सर्किट में है तभी यूजफुल है. ऐसे रख दिया किसी शेल्फ में सेल, बोले मेरे पास सेल है बट कर कुछ भी नहीं रहा है, तो उसका कोई भी यूज नहीं है, तो उसको स्टडी करने का कोई फन भी नहीं है. आल तो थ्योरेटिकली तो कर सकते हैं. करंट फ्लो कर रही आई, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ये ईएमएफ है ई. देयर इज ओनली वन इक्वेशन, याद रखना. कैसे मैनिपुलेट करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट वो देख लेते हैं. इक्वेशन क्या है, ये जो ईएमएफ है ना, दिस ईएमएफ है तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस. दिस ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा ये ना चाहते हुए भी होगा. हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो, इसलिए हम ऐसा सेल प्रेफर करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो. ये जो है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कोई अप्लायंस, तो इसलिए ये I इंटू आर, ओम्स लॉ से भी बोल सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर प्लस I इंटू आर. और अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई एक्सप्रेशन देखना है ना इसके बेसिस पे, यू कैन राइट इट लाइक दिस. I की जगह V बाई आर लिख के, so it would be equal to E by V minus 1 into R. मैंने बोला इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है. मान लो आपको कभी, अभी 1 मिनट के बाद लिखना आप सारा, आपको ये देखना है कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है. ऐसे मैं तो अभी एक ही सेल ले रहा हूँ, एक ही रेजिस्टेंस लगाया, ये तो होता ही है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलवेज देयर. अगर आपको ये बताना है कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है, इसी इक्वेशन को मैनेज करके देखना. डायरेक्टली आपको अगर करंट बतानी है ना, आई, इट विल बी इक्वल टू जो ईएमएफ है डिवाइडेड बाय आर प्लस आर. दैट्स इट.
जो ईएमएफ है उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अगर आप यहां से देखोगे ना, V की जगह I इंटू आर लिख लो, यहां भी तो लिखा, यहां से I कॉमन ले लो, नहीं तो I कॉमन लोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। तो किसी भी सेल वाले सर्किट में अगर आपको करंट पता करनी है तो जो भी इफेक्टिव ईएमएफ होगी उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना। इसको नोट कर लो आप। बेटा अगर किसी सेल के लिए, फॉर ए सेल द ग्राफ बिटवीन V and I is, देखो ध्यान से, along x axis I'll take I, along y axis I'll take V। ठीक है बेटा, जब करंट जीरो है, यहाँ जीरो करंट बोलेंगे, वोल्टेज भी जीरो है, लेकिन जब करंट जीरो है तब पोटेंशियल डिफरेंस तो मैक्सिमम है, तब तो वो ईएमएफ है ना। तब जब सेल में करंट जीरो है, इसका मतलब सेल ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में जो वोल्टेज है वही तो ईएमएफ है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रही है कम हो रही है, करंट को इंक्रीज करना शुरू कर दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा। एंड देयर विल बी अ स्टेज जब मैक्सिमम, धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ईएमएफ जो है ये कम होती जा रही है, एंड एक ऐसी स्टेज होगी जब ये ईएमएफ जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, एट I इक्वल टू जीरो ईएमएफ इज मैक्सिमम, और जैसे करंट मैक्सिमम होगी E विल बिकम जीरो। इट इज नॉट लाइक दिस जैसे पहले पढ़ते थे हम। ठीक है, ये किसी सेल के लिए ग्राफ है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। धीरे धीरे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सेल सफिशिएंट नहीं होता है। इस पे बेस क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे करने हैं। एक सेल सफिशिएंट नहीं होता है फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं बेटा, वी डू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन में वन वी हैव सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज लाइक दिस, इसको बोलते हैं बेटा सिंपल सीरीज। इसमें बताओ मुझे इफेक्टिव ईएमएफ कितनी होगी, एंड व्हाट विल बी द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा सिंपल सीरीज क्यों बोला इसको मैंने, ये फर्स्ट केस ले लो आप। पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द सेकेंड। नॉर्मली हम ऐसे ही जोड़ते हैं, जब किसी टॉर्च में या किसी रेडियो में या किसी कैमरा में आप सेल को यूज कर रहे हैं ना, इसी तरह से जोड़ा जाता है। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो ऐसे एक सेल है हमारे पास, जिसमें अगर आप नॉर्मल पेंसिल सेल की बात करो, पता ना ये हैट वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बेस नेगेटिव है। ये दूसरा सेल है। अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाता है, याद है, इसको इधर जोड़ा जाता है, मतलब ऐसे वायर जोड़ी जाती है। एक और अगर जोड़ना है तो ये जोड़ा जाता है, और ये तीसरे वाले का नेगेटिव और पहले वाले का पॉजिटिव यहाँ जोड़ा जाता है कोई डिवाइस, बल्ब हो गया जैसे टॉर्च वाला। ठीक है, एक सेल हम ऐसे रखते हैं उल्टा, उल्टा मतलब पॉजिटिव नीचे आ गया, ये आ गया नीचे, ये नेगेटिव है तो दूसरा सेल उल्टा रखा है इसके ऊपर फिर से, ताकि इसका जो हैट है वो इसके बेस के साथ कांटेक्ट में आ जाए, और तीसरा ऊपर, और फाइनली बंद करना पड़ता है तभी जाके ये भी कांटेक्ट में आता है। ठीक है, इंटरनली एक वायर लगी हुई है, और फिर इस वायर का एक टर्मिनल बल्ब का एक टर्मिनल, और यहाँ से पॉजिटिव दूसरा टर्मिनल, तो करंट फ्लो करती है। स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन मतलब इट इज लाइक ए की, यहाँ ऐसे की जैसा एक वो बटन प्रेस करते हैं हम, तो सर्किट बन जाता है। क्योंकि
क्योंकि हमारा जो बल्ब था उस बल्ब का लाइक प्रॉपर्टी बोलो या उसका रेजिस्टेंस बोलो ऐसा था कि 1.5 वोल्ट से नहीं ऑन होता था, तो उसको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि सीरीज में इफेक्टिव ईएमएफ जो है दैट गेट्स एडेड अप, एंड सिमिलरली एक चीज जो हम नहीं चाहते वो भी हो जाती है सीरीज में। वी डोंट वांट बिगर इंटरनल रेजिस्टेंस, बट हमारा कंट्रोल नहीं है कि सीरीज में जोड़े ताकि ईएमएफ ज्यादा मिल जाए, ये तो बेनिफिट है बट दिस इज ए लॉस। ठीक है, और कभी क्या होता है, कभी आप कनेक्शन जोड़ो और एक उल्टा डाल दोगे, E1 R1 E2 R2, दिस इज कॉल्ड एज रॉन्ग कनेक्शन, या इसको बोलते हैं बेटा टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज सीरीज ऑपोजिशन। सीरीज ऑपोजिशन में जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो होती है E1 माइनस E2। इफेक्टिव ईएमएफ इज E1 माइनस E2, लेकिन यहाँ पर ईएमएफ देखो ये तो लॉस हो गया। अगर मान लो दोनों सेल 1.5 वोल्ट के, ये तो 0 हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ फर्क पड़ा, वो तो ऐड ही होता है। तो दोनों तरफ से नुकसान, ना तो ईएमएफ बढ़ी और ना ही इंटरनल। ईएमएफ बढ़ती तब भी बेनिफिट था, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता तब भी बेनिफिट था, यहाँ तो दोनों ही नुकसान, दोनों तरफ से ही लॉस। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सीरीज अपोजिशन, और इन सिंपल वर्ड्स इसको बोलते हैं बेटा रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, अब इस रॉन्ग कनेक्शन को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस की बात नहीं करूंगा, सीरीज में तो रेजिस्टेंस आपको पहले से हमने इस पे काफी कर लिए क्वेश्चन, कोई और फॉर्मूला है नहीं, 2 होंगे तो 2 को ऐड करेंगे, 3 होंगे तो 3, 10 होंगे तो 10 को ऐड करेंगे। इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n similar cells each having EMF E and internal resistance R, each having EMF E and internal resistance R, if two cells are wrongly connected, then what is the effective EMF? Then what is the effective EMF and effective internal resistance? दोनों चीजें। We have 10 similar cells, अगर सब सही लगे होते तो कितना होता EMF? 10E। अब टोटल हमारे पास EMF 10E होता है। मैं आपको पहले डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ आएगा तो अलग से भी बताऊंगा दूसरे तरीके से। टोटल हमारे पास होता है 10E। जब 2 सेल गलत लगे, उन दोनों गलत सेल्स का कितना हो गया? -2E हुआ, नहीं हुआ? 2 सेल गलत लगे मतलब उल्टा टर्मिनल जोड़ा होगा। अब जब 2 गलत लगे तो सही कितने लगे हैं? 10 थोड़ी सही है कि आप 10 में से 2 माइनस करो, 8 सही है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा आपके पास 6E। मतलब बेटा अच्छा मुझे ऐसा बताओ, मैं एक सेल को ऐसे लगाऊं या इस सेल को ऐसे लगाऊं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों में से कौन सा गलत है? एक अकेला कभी भी गलत नहीं होता है। अगर मैं इसको ऐसे एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगी, और अगर इसमें रेजिस्टेंस ऐसे लगाऊं तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि करंट फ्लो ही नहीं करेगी। इसका भी ईएमएफ ई है, इसका भी ई है। एक गलत लगा तो वो दूसरे के साथ जब मिलेगा ना तो 0 होगा, अगर सेम है तो। मतलब ये रेजिस्टेंस छोड़ो, रेजिस्टेंस में तो कोई डाउट नहीं, वो तो 10R होगा। ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ये दोनों सही लगे हैं, राइट? या हम दो नहीं, हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज राइट कनेक्शन। लेट अस टेक 3, लेट अस टेक 1 मोर, 4। सब सही लगे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। व्हाट शुड बी ईएमएफ? 4E। एक गलत लगा देता हूं, ओनली 1, कोई सा भी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं इसको गलत कर देता हूं, ये लो,
अब बोलो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2E। कैसे? E प्लस E माइनस E प्लस E। तो माइनस E प्लस E ये इसके साथ या इसके साथ, वो मैटर ही नहीं करता किसके साथ, एक गलत लगेगा तो वो दूसरे के साथ मिलके उसका इफेक्ट खत्म होगा। नहीं, एक ही गलत लगा ना, कैसे दो? नहीं, देखो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये इसके हिसाब से बोलोगे गलत या इसके, दोनों के हिसाब से गलत नहीं होना, एक ही गलत लगा। ऐसे देखो, ऐसे समझना, सब सही है, सब सही है। इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या बोलूंगा, दो गलत हो गए। जिसको उल्टा किया वही गलत हुआ, दो नहीं गलत हुए, राइट। तो जिसको उल्टा किया तो वो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ रॉन्ग कनेक्शन हुआ, बट गलत सेल कितने लगे, एक ही। तो चाहे इसके साथ मिला लो इसको, चाहे इसके साथ मिला लो, ईएमएफ विल बी 0 इन दोनों का। तो बचा किसका, इन दोनों का। ठीक है, डायरेक्टली ये याद रखो कि जितने भी सेल्स आप लगाओगे, गलत लगाओगे, उससे डबल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर मान लो बेटा n टोटल सेल्स हैं और m सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, तब जो इफेक्टिव ईएमएफ होगी ना, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस 2me। जितने गलत उससे डबल का इफेक्ट कम। वो पता चल गया ना डबल का क्यों, वो दोनों तरफ से गलत हो जाएगा, बट ये नहीं बोलेंगे कि वो दोनों गलत हो गए, उस हिसाब से तो 3 गलत हो जाएंगे। सो वी हैव, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इट विल बी 10 माइनस 2 इंटू जितने गलत लगे हैं, कितने गलत लगे हैं, 2। सो 10 माइनस 4 दैट इज 6e। नेक्स्ट देखिए बेटा, वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मैं ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि हमारे पास जितने मर्जी सेल हों, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा। सपोज वी हैव 2 सेल्स एंड ये दोनों ना मैं डिफरेंट ले रहा हूं। एक का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत ही नहीं, अभी हम करंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ईएमएफ की बात करेंगे। बेटा इस सिचुएशन में जो इफेक्टिव ईएमएफ होता है, अगर दो के लिए देखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि ऐसे एक ऑल्टरनेट बताऊंगा पहले, फिर आपको जो बेटर लगेगा वो करना। इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। सो इफेक्टिव ईएमएफ विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बताना होगा तो वो तो सिंपल है, प्रोडक्ट पे सम, पैरेलल में है ना दोनों रेजिस्टेंस। बट ये चलेगा तभी, ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा अगर आपके पास 2 ही सेल हों तो, 3 के लिए नहीं। 3 के लिए ना ऐसे करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखोगे तो इट विल बी लाइक यूनिवर्सल। हो सकता है आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आए, बट इफ यू डू बिट प्रैक्टिस हियर तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। आएगा ये वही, करके देख लो, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, R1 R2 कैंसिल, आएगा यही। बट दिस इज एक्सटेंडेबल। 3 होंगे तो, n होंगे तो प्लस 1 बाय R3, 1 बाय R4, सो ऑन 1 बाय Rn, राइट। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें 1 बाय R, वो तो आपको पता ही है, हम 2 के लिए याद रखते हैं ना प्रोडक्ट बाय सम। ठीक है, इसको करो ना, मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं। वी हैव n सिमिलर सेल्स, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, फिर आप इसको याद रखना। लेकिन तो बताओ इस सर्किट का इफेक्टिव EMF कितना होगा और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये नोट भी कर लो।
और ये सॉल्व करो, इसी के बेसिस पे करना। देखो जब आपने इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है सिमिलर सेल्स का, क्या फॉर्मूला है? E1/R1, so you write E/R, E2/R, again E/R, E3/R, again E/R, En/R, again E/R, divided by 1/R plus 1/R plus 1/R, so on 1/R. So E effective equals to, ऊपर आ गया N into E/R और नीचे आ गया N into 1/R, तो ये कैंसिल हो गया ना। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा, वैसे तो डायरेक्ट याद रखो तो बेटर है, नहीं तो ये है ना आपके पास, तो दैट इज N/R, लेकिन R निकालना होगा तो R/N। इसका मतलब पैरेलल में क्या हुआ, ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ा, ईएमएफ सेम रहा, बट फायदा क्या हुआ पैरेलल में लगाने का, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया, राइट। तो एक नुकसान भी है एक फायदा भी है। नुकसान ये है कि ईएमएफ तो बढ़ा नहीं। इसलिए देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे पास बहुत सारे पुराने सेल पड़े हैं, पुराने सेल मतलब, पुराने सेल मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, पुराने सेल मतलब जो बड़ी देर से यूज करके हमने फेंक दिया वो पुराना सेल। पुराना सेल मतलब वो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है। वो हमारे पास बहुत सारे पुराने सेल पड़े हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया था इसलिए वो किसी काम के नहीं रहे, बट अगर हम उन पुराने सेल्स को पैरेलल में जोड़ें तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, पैरेलल में जोड़ के इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा एंड वी कैन ऑब्टेन करंट फ्रॉम दो सेल्स, प्रोवाइडेड होगा क्या, हमें जहां एक लगाया था पहले वहां अगर 4 पैरेलल में लगाएं तो स्पेस थोड़ी ज्यादा लगेगी, इसलिए हम वो करते नहीं है। बट अगर हम पुराने सेल्स को जोड़े पैरेलल में, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ये एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, सबका पॉजिटिव आपस में जोड़ दो, सबका नेगेटिव आपस में जोड़ दो और यहाँ डिवाइस लगा दो, यू कैन गेट करंट। ठीक है, पुराने सेल्स को पैरेलल में जोड़ के हमें करंट मिल सकती है, क्योंकि पैरेलल में जोड़ के इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए, बताओ, यहाँ कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, बट ध्यान से पोलैरिटी के हिसाब से सोचेंगे इसको। फाइंड द ईएमएफ and internal resistance of a single battery which is equivalent to the combination of 3 batteries. This is combination of 3 batteries. इनकी जगह एक सिंगल बैटरी लगानी होगी तो उस सिंगल बैटरी की ईएमएफ कितनी होगी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो पता करना है। गिव इट अ थॉट में करता हूँ, बाद में कर लेना, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये जो दोनों सेल्स पैरेलल में लगे हैं, ध्यान से देखो, जो अभी कॉम्बिनेशन बनाया था वैसे नहीं, कुछ है ना चेंज। चेंज क्या है, 10 का नेगेटिव और 4 का पॉजिटिव है, दिस इज पैरेलल ऑपोजिशन। तो इसको कैसे करना है, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव ईएमएफ को बोल दूं ईपी, ध्यान से देखना, इस कॉम्बिनेशन की, पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ईपी बोलूं, सो व्हाट विल बी ईपी, दो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी ठीक है, वैसे ही कर लो, 10 इंटू, या ऐसे कर लो 10/2, ठीक है, -4/2, क्यों माइनस, क्योंकि दोनों उल्टे हैं, मैं अल्टरनेट भी बताऊंगा, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2, यही होता है ना, E1/R1 प्लस E2/R2, बट मैंने यहाँ कुछ चेंज लाया है बिकॉज ऑफ दिस, तो ये क्या बनेगा, 10/2 इज 5, 4/2 इज 3 2, तो 5 माइनस 2 क्या हुआ 3 डिवाइडेड बाय 1, तो आया ना 3 वोल्ट ही, राइट। अब एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, सपोज ये नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये माइनस यहाँ लगा है, इसका प्लस यहाँ लगा है, तो मैं ऐसे लिखता -10/2 प्लस 4/2, जो आपको बेटर लगेगा, डिवाइड बाय, ये तो सेम ही रहेगा, सो इस हिसाब से कितना आया, -3 वोल्ट आया। आया, अब जब भी आपने ऐसे ऐसे निकाला या ऐसे निकाला, ये 3 आया -3 आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये वाला तो पहले ही लगा दो, ये तो एज इट इज रहेगा 6 1, फिर दोनों को एक सेकंड के लिए 3 एज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वो कौन है, 10 की 4, 10 इज बिगर, उसका नेगेटिव है ना यहाँ,
तो आपने यहाँ ये 3 वोल्ट का नेगेटिव लगाना है। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता तो ये फिर भी आपके पास 3 माइनस 3 कुछ लाते आप, बट यहाँ जोड़ते किसको? अगर ये पॉजिटिव होता और ये वाला नेगेटिव होता तो फिर आप यहाँ +3 लगाते हैं। बट यहाँ में से दोनों में से ज्यादा इफेक्ट किसका है? इसका है, और इसका नेगेटिव है, सो यू विल पुट माइनस। आपने सॉल्व जैसे मर्जी किया हो, चाहे ये 3 लाया हो, चाहे ये -3 लाया हो, जब लगाओगे सर्किट में तो ऐसे ही लगाओगे। उससे क्या होगा? ये दोनों फिर सीरीज ऑपोजिशन में आए कि सीरीज में आए? सीरीज अपोजिशन में। 6 बड़ा है 3 से, तो आपका आंसर फाइनली देखो, इफेक्टिव ईएमएफ विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3, दैट इज 3 वोल्ट। 1 + 1, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन हम कल करेंगे।